वेलकम ऑल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्ग समय तक सरवाइव करना चाहती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करे, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम हो। तो मेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करे, और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए, उनके अंदर एक अच्छा फीलिंग डेवलप कर पाए और उनके अंदर म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना उसके अंदर डाल पाए, विच इज़ आल्सो द बेसिक फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब उसके अंदर डालना, वर्कर्स के अंदर एक अच्छा फील देना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली 5 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल, second is delegation of authority, and third is ultimate responsibility, fourth is unity of command, and fifth is job definition। तो इनको एक एक करके हम अलग से डिस्कस करेंगे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जब पहला हमारा प्रिंसिपल है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, द स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी डिफाइंड। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हर आदमी की जो किसी भी लेवल पर है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास उतना ही काम दिया जाए जिसको वो अच्छे से मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल कोई भी सुपरवाइज़र है या फॉरमैन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स हों जिनके काम को वो अच्छे से देखभाल कर सके, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम ले सके वो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि अगर 20-25 वर्कर्स के ऊपर एक सुपरवाइज़र हम लगाते हैं तो दैट इज़ ए गुड रेशियो। ठीक ऐसे ही जैसे कि अपने जो टीचिंग अपना एक्टिविटी है, टीचिंग इज़ आल्सो एक्टिविटी, तो उसमें भी एज पर AICTE टीचर स्टूडेंट रेशियो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि एक आइडियल या एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हो जिससे कि वो हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दे पाए। ठीक ऐसा ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में होता है कि एक आदमी को, एक फॉरमैन को उतने ही आदमी दो जिनके काम को वो इफ़ेक्टिवली देख सके, जिनसे इफ़ेक्टिवली वो काम ले सके। इसी प्रकार जैसे जैसे आगे रैंक बढ़ता है उसके ऊपर जो बॉस होते हैं उनके पास 4 या 5 आदमी जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, तो वो उनके पास 3 या 4-5 आदमियों को ही उसको देखना होता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का यही मतलब है कि हर आदमी को उतना ही काम दिया जाए या उतने ही एक्टिविटीज़ की जिम्मेवारी दी जाए जिनको वो अच्छे से मैनेज कर सके, अच्छे से कंट्रोल कर सके। अब आ जाता है सेकंड प्रिंसिपल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि जिस किसी एम्प्लॉय को कोई भी ड्यूटी हम देते हैं, तो ड्यूटी जब हम देते हैं तो साथ में हम उसको कुछ पावर्स, ड्यूटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी कुछ पावर्स भी हम डिफाइन करें, पावर्स भी उसको अलॉट करें ताकि वो अपने पावर्स के हिसाब से काम, एक्चुअल काम करवा सके। तो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स फिक्सिंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स टू ईच इंडिविजुअल सो दैट वन कैन परफॉर्म द अलॉटेड टास्क इफेक्टिवली। तो ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हर आदमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है या उसकी अथॉरिटी है वो क्लियरली डिफाइंड होती है, जिससे कि वो
उन ड्यूटीज़ को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और इफ़ेक्टिवली दिए हुए काम को कर सके। तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सिक्योरिटी मैनेजर होता है, एक अलग से सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, इसी तरह फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए, फाइनेंशियल टास्क के लिए अलग से एक बंदा होता है जिसको हम पावर्स देते हैं, फाइनेंशियल पावर्स। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हो आप, उसके लिए अलग से बंदा होगा तो उसकी अलग पावर्स होंगी। इसी तरह कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं तो उसके लिए जो स्टाफ होगा उनको भी हम अलग से पावर देंगे कि क्या डिसीजन पावर्स हैं उनकी। अब थर्ड जो आ जाता है हमारा, थर्ड इज़ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, जैसे जो सेकंड प्रिंसिपल है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें आपने किसी भी बंदे को अथॉरिटीज असाइन कर दी, पावर्स भी दे दी, ड्यूटी भी दे दी, और मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट को करते समय कोई फेलियर हो जाता है, एंड दैट फेलियर मे बी ड्यू टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द हायर ऑफिसर टू द कंसर्न्ड पर्सन। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो सीनियर लोग हैं वो जो है जूनियर के ऊपर उसका सारा ब्लेम डाल दें। तो आमतौर पे ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि जब कभी कोई फॉल्ट आ जाती है किसी उसमें, या किसी की एक्टिविटी परफॉर्म करने में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या प्रोजेक्ट हमारा किसी वजह से डिले हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं सारा, जिनको आपने अथॉरिटीज़ डेलीगेट कर रखी। तो अथॉरिटी डेलीगेट करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। अब सपोज कर लीजिए कोई भी, मान लीजिए कंक्रीटिंग का काम चल रहा है, तो कंक्रीटिंग के काम को सुपरवाइज करने के लिए एक्सपर्ट हम डिप्यूट करते हैं, उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ पावर्स भी दी जाती हैं। अब वो बंदा खुद सुपरवाइज ना करे बल्कि अपने सबॉर्डिनेट को वहाँ काम पे डिप्यूट कर दे, और कंक्रीटिंग का जो हमारा काम है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, सपोज कर लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो उसने गलत यूज़ कर लिया, या दूसरी तरफ आप डिज़ाइन का एग्जांपल ले सकते हो। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बिल्डिंग का है, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जिस हिसाब से उसने डिज़ाइन किया बिल्डिंग को, एक्चुअल में जब स्टील बांधते हैं तो वो उसको नहीं सुपरवाइज कर रहा प्रॉपरली, तो वहाँ पे डिज़ाइन कल को फेल हो जाता है, स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट गिर जाता है, तो वो सबॉर्डिनेट के ऊपर नहीं डाल सकता उस चीज़ को। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की होती है। जैसे कि आप अपने इंस्टीट्यूट में भी देख लीजिए, कल को कोई अलग अलग स्टाफ को काम दिया जाता है, जैसे कि मान लो डिसिप्लिन का काम दे दिया डीपीज वगैरह को या वर्कशॉप स्टाफ को, और कल को कोई डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भी आदमी जिनको टास्क दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। जिस डिपार्टमेंट में इनडिसिप्लिन हुआ है या जिस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने आपस में झगड़ा किया है, तो वहाँ के स्टाफ की भी जिम्मेवारी बनती है। तो दिस इज़ कॉल्ड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कि अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते ये बोल करके कि ये काम किसी दूसरे अधिकारी को हमने हैंडओवर दे रखा है, ये उसकी जिम्मेवारी है। नो, अल्टीमेटली जो अल्टीमेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉस की भी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक अच्छी रेपुटेशन अर्न करना चाह रही है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी साइट के ऊपर लोग काम करते हैं, जो फील्ड स्टाफ होता है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक ही बंदा होना चाहिए, यानी कि 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस डायरेक्ट 1-to-1 होना चाहिए, यानी कि किसी भी लेवल पर फॉरमैन है, फॉरमैन के ऊपर मान लीजिए साइट इंचार्ज है, तो साइट इंचार्ज फॉरमैन को डायरेक्शन देगा,
और फोरमैन नीचे और कोई मुंशी वगैरह है उनको एक ही बंदा डायरेक्शन देगा। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब हमारे को ये पता होना चाहिए कि हु इज योर बॉस और हु कैन गिव you instructions and to whom you can give instructions related to the work। ये ना हो कि एक आदमी को 2 या 3 बंदे उसको जो है ना डायरेक्शंस दे रहे हैं कि ये काम ऐसे कर, ये काम ऐसे कर। ऐसा करने से जहाँ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, काम हमारा ज़रूर डिले होता है, क्योंकि उसके अंदर हम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं फिक्स कर सकते जब कई बॉस हो जाते हैं। और आमतौर पर वहाँ पे डिफरेंसेस पैदा होते हैं, फ्रिक्शन पैदा होते हैं और झगड़े पैदा होते हैं वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज द 5th प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड जॉब डेफिनेशन। यानी कि सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है कि जो भी काम जिस बंदे को दिया जाए तो उसको वो काम बिल्कुल बारीकी से समझा दिया जाए कि क्या एक्टिविटी, व्हाट इज़ द एक्टिविटी। सपोज कर लीजिए जैसे एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन एक एक्टिविटी है, तो एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन की माइन्यूट डिटेल भी हम उसको देंगे। जनरल डिटेल तो क्या होगी कि 2 फुट आपने खुदाई करनी है। माइन्यूट डिटेल्स में आप बिल्कुल फाउंडेशंस की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उसका लेवल, वो सारी चीज़ें हम देंगे। तो जो जॉब है, जो कंसर्न आदमी को क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अंदर हम जब भी कोई काम किसी या टास्क या फंक्शन हम किसी को अलॉट करते हैं तो दैट शुड बी डिस्क्राइब्ड फुली। तो इसके अंदर जैसे कि कोई भी काम हम दे रहे हैं तो व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द जॉब। ऑफिशियल नेम मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से जॉब का क्या नाम है। जैसे हम किसी एक्टिविटी को देते हैं कि दिस इज़ आवर एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन, नहीं, हम ये देखेंगे कि एग्रीमेंट में क्या डाला हुआ है, तो वो उसका ऑफिशियल नेम होगा जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। ऑफिशियल नेम ऑफ द जॉब, ग्रेड और कोड, या उसका मान लो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर कोई नंबरिंग कर दिया आपने, जैसे एक्सक्वेशन ऑफ फाउंडेशन नंबरिंग 1 दे दी, या कोड उसको आपने डाल दिया कोड A या 01 डाल दिया, तो दिस इज ग्रेड और कोड। देन मटेरियल्स टू बी यूज्ड, फिर खुदाई करने के लिए क्या आपको उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। डायमेंशंस ऑफ द जॉब, डायमेंशंस उसके एग्जैक्ट डायमेंशन कितनी एक्टिविटी है। देन कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन मेथड, मान लो कोई फैब्रिकेशन का काम है तो किस तरह से आपको फैब्रिकेशन करना है। यू हैव टू डू रिवेटेड जॉइंट और यू हैव टू यूज वेल्डिंग फॉर फैब्रिकेशन। और इसी तरह फिर स्कोप ऑफ द जॉब, स्कोप ऑफ द जॉब में वो कितना लंबा चौड़ा आपका जॉब है, कितना वो उसमें समय आपके लग रहे हैं, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ द जॉब, उस काम को करने में व्हाट आर द लिमिटेशंस, वो भी आप डिफाइन करेंगे सारे। लिमिटेशन ये हो सकती है जैसे कि भाई आपके पास अवेलेबल ये टूल्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। खुदाई का काम है लेकिन ये आपके पास टूल्स की लिमिटेशन है, जो अवेलेबल टूल हैं उससे ही आपको काम करना है। देन लाइकली प्रॉब्लम्स, वो भी आप डिफाइन करेंगे कि किसी एक्टिविटी को करने के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको करते वक्त। देन पर्पस ऑफ जॉब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब, वी हैव टू डिफाइन व्हाट खुदाई करनी है तो फॉर व्हाट यू आर डूइंग टू डू दैट एक्टिविटी, तो वो पर्पस भी आप डिफाइन करेंगे। और फिर जॉब रिलेशनशिप, यानी कि जो फंक्शन आप कर रहे हैं, जो आप टास्क कर रहे हैं, उसका दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। So that's all in today's video. We will meet again for our next video soon. Thanks all and good night.